वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम इंग्लिश पेडागोजी को लेकर के आपके साथ हैं। इंग्लिश पेडागोजी का ये यूनिट सेकंड है, जिसमें हम शिक्षा से रिलेटेड टीचिंग मेथड्स और लिटरेचर डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को इन विच फील्ड रेस्टोरेशन फील्ड होल्ड द हेड मच हायर। कौन सा एरिया था जिसमें कि रेस्टोरेशन पीरियड पूरी तरीके से डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है? तो रेस्टोरेशन पीरियड हमारा प्रोज के डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, जिसमें कि लोगों ने बहुत सारे अच्छे तरीके से लिटरेरी क्रिएशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द इंग्लिश प्रोज वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग रेस्टोरेशन पीरियड। तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग क्लियरली प्रिसाइसली एवरेज आइडियाज। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे फर्टेनिटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी की बात थी। Feeling about miscellaneous matters and tell the plain story. Yes, this is also correct. So the option C will be the right answer for this question. Next step, prose of which period was unsuited to telling a plain story. इस समय के प्रोज की बात है जो अनसूटेड था प्लेन स्टोरी को बताने के लिए। तो अगर हम देखें तो एलिजाबेथन प्लेज जो प्रोज था वो हमारा सिंपल स्टोरी को ना बता करके मिस्टिसिज्म की ओर जाता है, इसलिए इसे मान लिया जाएगा। प्यूरिटन पे जो प्रोज था वो मिल्टन के टाइम का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कुड नॉट बी अडॉप्टेड साइंटिफिक, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल राइटिंग एंड हिज ऑल्सो टू द नॉवल राइटिंग। कौन व्यक्ति था जो कि इन चीज़ों के साथ अपने आप को फिट नहीं कर पाया? तो एपिग्रामेटिक स्टाइल ऑफ द बेकन, इसको कोई भी बंदा नहीं ले पाया। एपिग्रामेटिक स्टाइल जिसमें कि बेकन ने अपने आप को छोटे छोटे शब्दों में बताया। एंड देन ग्रैंड लोकेंट प्रोज ऑफ द मिल्टन एंड द ड्रीमी हारमोनीज ऑफ द ब्राउनी। बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड, बोथ कंडीशंस आर इमिटेबल। सभी लोग इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन्हें पूरा नहीं कर पाए। यानी बेकन, मिल्टन और ब्राउनिंग की जो क्वालिटी थी वो बाकी लिटरेरी फिगर्स अपने आप में नहीं कर पाए। Who was the chief leader of the and practitioner of the new prose? तो जो न्यू प्रोज आया, नया प्रोज आया, उसका चीफ सबसे बड़ा जो लीडर और प्रैक्टिशनर कौन था? तो जॉन ड्रीडन को हम प्रोज का, न्यू प्रोज का चीफ लीडर मानते हैं। ग्रेटेस्ट क्रिटिकल वर्क ऑफ द ड्राइडन इज, तो critical work of Dryden is History of the Royal Society, The Pilgrim of the Poesy and the Essay of Dramatic Poesy। किस लिटरेरी क्रिएशन को हम जॉन ड्रेडन की ग्रेटेस्ट क्रिटिकल लिटरेरी क्रिएशन कहते हैं? तो जो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी है, जिसमें उन्होंने ड्रामेटिक पोइजी यानी पोइट को लिखने के तरीकों के बारे में जो डिस्कस किया है, वो ड्रेडन का मास्टरपीस है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ड्रेडन प्रेजेंटेड द मॉडल ऑफ न्यू प्रोज विच वाज द कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोज ऑफ। यानी ड्रेडन की जो प्रोज थी वो बेकन एंड मिल्टन और ब्राउनिंग दोनों की पोयम से अलग थी। दैट्स वाई ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा और हम टिक सी को करेंगे। The style of Dryden prose writing was, Dryden की प्रोज राइटिंग कैसी थी? ये प्लेन एंड सिंपल थी, एग्जैक्ट स्टाइल थी, फ्री फ्रॉम ऑल एग्जैगरेशन। ये एग्जैगरेशन जो होता है ये हाइपरबोल के लिए जाना जाता है। तो ड्रीडन की जो पोएजी थी, प्रोज लिखने की जो स्टाइल थी, उसमें कहीं पर भी कुछ भी एक्स्ट्रा हाइपरबोल नहीं था, प्लेन एंड सिंपल स्टाइल में लिखा करते थे, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेबल्स आर द फाइन एग्जांपल ऑफ द प्रोज स्टाइल। विलियम कॉन्ग्रीव की जो फेबल्स हैं, जॉन ड्रीडन की फेबल्स हैं। एक्चुअली ये फेबल्स क्या हैं? फेबल्स आपकी रिलीजियस स्टोरीज होती हैं जिनमें मॉरल होता है, ये याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि रिलीजियस स्टोरी होती हैं जो मॉरल के साथ लिखी जाती हैं। तो विलियम कॉन्ग्रीव और जॉन ड्रीडन दोनों के द्वारा फेबल्स को लिखा गया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फाइन एग्जाम्पल के रूप में आएगा वो जॉन ड्रीडन का आएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो, ऑप्शन बी सही होगा, बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट टू द जॉन बनियान वॉज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ दिस पीरियड। तो जॉन बनियान जो थे वो कौन था, किसके बाद, यानी जॉन बनियान के पहले ग्रेट प्रोज राइटर कौन था? तो जॉन ड्रीडन को हम जॉन बनियान के पहले रखते हैं। तो जॉन ड्रीडन वॉज द टॉप प्रोज राइटर ऑफ दिस पीरियड, like which the literary personality Bunyan was imbued with the spirit of Puritanism। Puritanism जो स्पिरिट है, ये medieval era की थोड़ी सी कह सकते हैं कि ग्रांडियर स्टाइल के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर जो बनियान की पूरी स्पिरिट है
वो दिखाई गई है कि किस तरीके से प्यूरिटनिज्म को उन्होंने फॉलो किया था। तो प्यूरिटनिज्म के लिए बेसिकली जो व्यक्ति जाना जाता है वो मिल्टन जाने जाते हैं, इसलिए हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। इफ द मिल्टन इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ प्यूरिटनिज्म, हु वाज द ग्रेटेस्ट स्टोरी राइटर। तो ये पोएट थे, स्टोरी टेलर कौन था? तो यहाँ पर अब हम जब टिक करेंगे तो मिल्टन के बाद हम जॉन बनियान को टिक करेंगे। ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ द जॉन बनियान इज, तो जॉन बनियान का जो सबसे ग्रेटेस्ट वर्क है वो पिलग्रिम प्रोग्रेस है, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा बनियान्स एम ऑफ द पिलग्रिम प्रोग्रेस वाज टू द लेड मेन एंड वुमेन टू द गॉड्स वे, द वे ऑफ साल्वेशन। यानी जॉन बनियान ने जो प्रोज लिखी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यही उसका मुख्य उद्देश्य था कि किस तरीके से हम इंसान को भगवान के साथ रख सकते हैं, यानी कंप्रोमाइज कराने की बात थी इंसान और गॉड के बीच में। नेक्स्ट है हिल सोसाइटी 1667, दिस वाज रिटन बाय हू? तो दिस वर्ड वाज रिटन बाय हू? नेक्स्ट है like Bunyan was endowed with a highly developed imaginative faculty and artistic instinct। कौन था जो बनियान के जैसा ही अपनी इमेजिनेटिव स्टाइल रखता था और उसके बारे में डिस्कस किया करता था? तो मिल्टन इज द greatest person of this time. So he was the great literary figure who was deeply religious both. They had disturbed fiction as well as the master of the fiction। कौन था जिसने जो पहले से स्टैब्लिश फिक्शन को डिस्टर्ब भी किया और सही फिक्शन को उसने कंप्लीट भी किया? तो ये दोनों लिटरेरी फिगर मिल्टन एंड जॉन बनियान हैं। नेक्स्ट है इन विच क्रिटिकल वर्क बनियान हैज डिस्क्राइब्ड दैट द पिलग्रिम ऑफ द क्रिश्चियन टू द हेवन सिटी, द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन एंड टेम्पटेशन। तो कहाँ पर, किस क्रिटिकल वर्क में ये पिलग्रिम प्रोग्रेस के बारे में बात की, इस प्रोस के बारे में बात की? तो ये जॉन बनियान का जो मास्टरपीस है पिलग्रिम प्रोग्रेस, उस पर डिस्कस किया गया है। विच क्रिटिकल वर्क ऑफ द बनियान वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एलेगोरी। एलेगोरी जो है वो स्टोरी टेलिंग फॉर्म होता है जहाँ पर कि हम स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर जो 18 के सेंस में लिखेंगे वो पिलग्रिम प्रोग्रेस को लिखेंगे। तो मैं आपको यहाँ तक ये बात बता देना चाहता हूँ कि जॉन बनियान का आपका पिलग्रिम प्रोग्रेस आपको नोट करके रखना है। अगर जॉन बनियान पूछे जाते हैं या पिलग्रिम प्रोग्रेस पे कुछ पूछा जाता है तो आपको इन्हीं दोनों को टिक करना है। Who remarked about Bunyan Pilgrim Progress that this is the greatest merit of the book, that the most cultivated man cannot find anything to praise more highly and the child knows nothing more amusing। यानी जो सबसे टैलेंटेड पर्सन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा तो उसे इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ नहीं मिल सकती, और बच्चे को इससे ज़्यादा कह सकते हैं इंटरेस्टिंग नहीं मिल सकती। तो डॉक्टर जॉनसन जो कि ग्रेट क्रिटिकल वर्क के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये बात कही है। बनियान अदर वर्क्स आर, तो बनियान के जो दूसरे जॉन बनियान के जो अदर वर्क्स हैं उनमें क्या है? तो लाइफ एंड डेथ ऑफ द बैड मैन, दिस इज ऑल्सो द वर्क ऑफ जॉन बनियान, एंड द ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ द सिनर, दिस इज ऑल्सो बाय जॉन बनियान। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next, John Bunyan was called the pioneer of the modern novel because he has the quality of the great storyteller, yes, deep inside character and humor, yes। तो ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा। Who was neither a scholar nor did he belong to any literary work, and all that he knew and learned was derived straight from the English Bible। कौन था जिसने कि बहुत ज़्यादा स्टडी भी नहीं की, कहीं कुछ किया भी नहीं, स्कूल में भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका लिटरेरी वर्क जो था वो पूरी तरीके से बहुत ही कह सकते हैं कि एक आर्टिस्टिक और हाईली डेवलप्ड था? तो वो जॉन बनियान थे जो कि बाइबल से उन्होंने पूरी चीज़ें ली थी। अदर राइटर्स ऑफ द पीरियड हु केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रीडन रोट सिंपल एंड बट प्लेन स्टाइल, प्रिसाइज स्टाइल। यानी जो जॉन ड्रीडन के अंडर में आकर के जिन्होंने और अच्छे तरीके से प्रोज लिखने की कोशिश की, तो उनमें कौन से लोग थे? तो अदर पोइट्स में विलियम टेम्पल थे, जॉन टेल्स्टन थे, जॉन सैवले थे, जॉर्ज सैवले एंड थॉमस स्प्रैट थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाता है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी 1667 वाज रिटन बाय, तो दिस वाज रिटन बाय थॉमस स्प्रॉट। द प्रोज ऑफ विच पीरियड इज फ्री फ्रॉम द मोनोटोनी, कौन सी प्रोज है जहाँ पर मोनोटोनी नहीं मिलती है? तो ये हमारा पीरियड जो है वो रेस्टोरेशन पीरियड है, जहाँ पर कि दोबारा से हमने इंग्लिश सोसाइटी को एक बार रेस्टोर होते हुए देखा था। विच पोएम एंड्स आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ, मैं तुमको हमेशा प्यार करता रहूँगा, इवन आफ्टर डेथ तक प्यार करता रहूँगा। तो ये किसने कहा है कि हम आपको ऐसा करेंगे या इतना ज़्यादा डीपली चाहेंगे? तो हाउ डू आई लव दी, दिस पोएम इज देयर एंड दिस पोएम एंड्स विद दिस स्टेटमेंट। विच पोएट इज कंसीडर्ड एज अ नेशनल हीरो ऑफ द ग्रीस, ग्रीस के नेशनल हीरो के रूप में कौन से पोएट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो जॉन कीट्स को हम नेशनल हीरो ऑफ द ग्रीस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वो विच काइंड ऑफ द पोएम एडवर्ड लियर एसोसिएटेड बी, एडवर्ड लियर जो पोएम है वो किस तरीके से
किस श्रेणी में आती है या किस तरीके के चीज़ों के लिए जानी जाती है। तो ये जो एडवर्ड लियर पोएम है ये नॉनसेंस पोएम के रूप में आती है, क्योंकि इसका कोई मोरल नहीं था, इस कारण इसको हम नॉनसेंस पोएम के रूप में रखते हैं। नेक्स्ट है कॉल दिस पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर वेयर वर द 3 गैलेंट्स गोइंग। तो 3 गैलेंट्स वर गोइंग टू द वेडिंग, जिसमें कि एक को बाद में वो बंदा पकड़ लेता है और वो रोक लेता है। हेरोल्ड नेल्सन डिस्क्राइब्ड द विच पोएट एज अ वेरी येलो एंड ग्लम परफेक्ट मैनर। हेरोल्ड निकल्सन के अकॉर्डिंग कौन व्यक्ति था जो वेरी येलो एंड ग्लम था और अपने मैनर्स में परफेक्ट था? तो दिस पर्सन वॉज टी.एस. इलियट। नेक्स्ट, हु वॉज स्ट्रेंज अबाउट इमली डिकेंसन। इमली डिकेंसन के बारे में क्या चीज़ें स्ट्रेंज हैं, क्या चीज़ें आप पाते हैं कि किस तरीके से वो लेडी थी? तो सी रियरली लेफ्ट होम, वो घर नहीं छोड़ती थी, ये एमली डिकेंसन के लिए कहा जाता है। वो हमेशा एक कमरे में बंद रहती थी। रूपर्ट ब्रूक रोट हिज पोएट्री ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट। किस समय के बारे में रूपर्ट ब्रूक ने अपनी पोएट्री को लिखा है? तो उनकी पोएट्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखी गई है। विच पोएट लॉरेटी रोट अबाउट चर्च माउस। चर्च के माउस के बारे में किस प्रोज राइटर ने लिखने की कोशिश की है? तो ये हमारे जो हैं ये बैस्टमैन हैं, और इसलिए हम ऑप्शन ए को कलेक्ट करेंगे, सही करेंगे। विच अमेरिकन वर पब्लिश्ड, कौन सा अमेरिकन था जिसने कि ब्रेव एंड स्टर्लिंग फेट 1996 को पब्लिश किया था? इस लिटरेरी क्रिएशन को पब्लिश करने वाले जो लोग हैं वो माया एंग्लियो हैं। ये एक जमैकन एरिया की ब्लैक लेडी थी जो कि फेमिनिस्ट राइटर मानी जाती हैं। हु रोट द आइडियल इसिल ऑफ द फ्री। तो इसिल ऑफ द फ्री W.B. ईट्स के द्वारा लिखा गया है, जिसकी पोएम है आई शैल राइज एंड आई विल गो। तो वहाँ पर ये विलियम बटलर ईट्स की पोएम है। द पैटर्न एंड असेंटेड एंड अनअसेंटेड सिलेबल्स इन द लाइन ऑफ द पोएट्री। अगर पैटर्न असेंटेड एंड नॉन असेंटेड सिलेबल्स एक ही लाइन में रखे जाते हैं तो ये पैटर्न क्या कहलाता है? तो ये पैटर्न हमारा मीटर कहलाता है, यानी एक्सेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो मीटर होंगी। रिपीटिशन ऑफ द सिंगुलर साउंड इज नोन एज एलिट्रेशन, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट, रिपीटिशन ऑफ द बिगनिंग साउंड कॉन्सोनेंट साउंड। अगर हमारा बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड दोबारा से रिपीट हो जाता है तो ये हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो ये भी हमारा एलिट्रेशन ही कहलाता है, वैसे ही कॉन्सोनेंट्स के संदर्भ में होता है। द कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स विच वर विदाउट यूजिंग द वर्ड, ये हमारा मेटाफर होता है। अगर वर्ड यूज हो जाएगा तो वो सिंगली होता है। कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग वर्ड्स देन इट विल बी सिंगली। यूजिंग द वर्ड और लेटर टू इमिटेट द साउंड। अगर हम वर्ड्स और लेटर्स को यूज करके साउंड को एक बार फिर से इमिटेट करने की कोशिश करते हैं तो हम किस तरीके की चीज़ों पे जाते हैं? तो जहाँ पर साउंड आ जाता है वो ओनोमोटोपोइया होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपील्स टू वन टू द 5 सेंसेस। अगर हम किसी की व्यक्ति की 5 सेंसेस से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी इमेजरी होता है, जो इमेज बनाते हैं। द पोएम विच टेल्स अ स्टोरी, प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स। तो पोएम जिसमें कि हम स्टोरी बताते हैं और उसके साथ प्लॉट होता है और कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, तो ऐसी पोएम को हम नैरेटिव पोएम कहते हैं, जिसमें कि स्टोरी टेलिंग होती है। पोएम विदाउट मीटर इज नोन एज अ फ्री वर्स। ऐसी पोएम जो कि मीटर के बिना लिखी जाती है, उसमें वर्स नहीं, राइमिंग नहीं होती, इसलिए उसे हम फ्री वर्स कहते हैं। पोएम दैट हैज जनरली हैज मीटर एंड राइम्स। अगर पोएम जिसमें कि पोएम में मीटर है और राइमिंग है, ऐसी पोएम को हम लिरिक कहते हैं। सिल्विया पैथ मैरिड टू द इंग्लिश पोइट। सिल्विया पैथ जो कि इंग्लिश पोइटेस थी, ये किस शख्स के साथ इनकी मैरिज हुई थी? तो इनकी मैरिज टेड हक्स के साथ हुई थी। एंड कार्ल सैंडबर्ग्स प्लांट वाइटिस कंटेन्स द काइंड ऑफ इमेजरी। ये इस लिटरेरी क्रिएशन में किस तरीके की इमेजरी को डेवलप किया गया है? तो यहाँ पे वॉर इमेजरी को डेवलप किया गया है। विच इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोइट वाज बोर्न इन द लॉन्ग आइलैंड इन 1819। अमेरिका का कौन सा पर्सन है जो 1918 में आपके लॉन्ग आइलैंड में बर्थ हुई थी? वो ये वर्ल्ड वाइट मैन है। वो कैप्टन माई कैप्टन अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई इनकी पोएम बहुत फेमस पोएम है। इन 1960 कोलोसस वाज द फर्स्ट बुक ऑफ द पोएम पब्लिश्ड बाय विच पोएटेस। तो किस पोएटेस द्वारा कोलोसस नाम की इस बुक का पब्लिकेशन किया गया था? तो सिल्विया पैथ के द्वारा कोलोसस नाम की इस पोएम की बुक का पब्लिकेशन किया गया था। इन इस पोएम किपलिंग सेड इफ यू कैन मीट विद द ट्रिम्फ एंड द विक्ट्री, तो दिस वन ट्रिम्फ एंड डिजास्टर। वर्ड अपोजिट थे ये। इफ रुडयार्ड किपलिंग की इफ पोएम की ओपनिंग लाइन है, इफ यू कैन मीट विद द ट्रिम्फ एंड डिजास्टर यू कैन प्रेशराइज योर नर्व्स एंड स्नूज व्हेन दे आर टोटली टायर्ड अप। इस तरीके से ये एक मॉरल और डायडेक्टिक पोएम है। इन विच ऑफ द पोएम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी डिवाइस फॉर यूजिंग एस्थेटिक इफेक्ट इन द पोएट्री। कौन सी चीज़ें जो पोएम में हम एस्थेटिक इफेक्ट लाने के लिए नहीं यूज करते? तो असोनेंस, राइमिंग, ओनोमोटोपोइया सब यूज होते हैं। ग्रामर को हम पोएट्री में नहीं देखते, इसलिए इसे हम क्रॉस करेंगे और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हम पिक करेंगे। विच ऑफ द
अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन पोएम, कौन सी सबसे पहली पोएम है जो अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम है? तो हम होमरिक इपिक की बात करें तो होमरिक इपिक अर्लीस्ट यूरोपियन सर्वाइविंग पोएम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक ट्रेडिशन, पोएटिक ट्रेडिशन में कौन सी चीज़ नहीं आती है? इपिक है, कॉमिक है, ट्रेजिक है। ये ऑक्लट नाम की कोई भी चीज़ हमने नहीं देखी या मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, इसलिए हम ऑकल्ट को ही टिक करेंगे, क्योंकि इपिक का मतलब बहुत लॉन्ग नैरेटिव होता है, कॉमिक मतलब मजाकिया, एंड ट्रेजिक मतलब सैड एंडिंग पोएम होती हैं। तो व्हाट इज अ साउंड स्टडी ऑफ द पोएट्रीज मीटर्स एंड फॉर्म कॉल्ड? अगर हम पोएट्री के मीटर एंड फॉर्म को स्टडी करें तो हम किस सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे? तो हम प्रोसोडी के बारे में बात करेंगे, तो हम इस चीज़ों को जान जाएंगे। शेक्सपियर कंपोज्ड मच ऑफ हिज प्लेस इन द शॉर्ट ऑफ वर्स। तो शेक्सपियर ने जिन मीटर्स को, जिन कह सकते हैं सिलेबल्स को लेकर के अपनी पोएम्स को लिखा है, वो इयाम्बिक पेंटामीटर के रूप में देखी जाती हैं। यानी ये जो एक्सेंटेड लाइन होती हैं और वो सिलेबल्स के साथ मैच करती हैं। विच पोएट इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएबल फ्रूट इन द पोएट्री? चेंज होने वाले फ्रूट को ये किस व्यक्ति ने पोएट्री में डेवलप किया था? तो जिस व्यक्ति ने इस चीज़ को डेवलप किया था, वेरिएबल फ्रूट को, ये विलियम कैरोल थे। और विलियम कैरोल विलियम्स के नाम से ये पोएट थे। इन्होंने चेंजिंग वेरिएबल मीटर्स को और फूड को यूज़ किया था। हु रोट द फेमस लाइन सेल आई कंपेयर दीज टू द समर्स डे? ये अपने लव के लिए जो कंपेयर करने वाली पोएम थी, इसको लिखने वाले जो पोएट हैं वो विलियम शेक्सपियर हैं, जो अपनी बिलवेड के बारे में इस तरीके से लिख रहे थे। फ्रॉम व्हाट कंट्री डज द पोएटिक ऑफ द फोल्क बैलेड डेट? तो जो बैलेड है, जो स्टोरी इन पोएट्री है, वो कब डेवलप हुई है? तो ये 12th सेंचुरी BC, 12th सेंचुरी में आपकी ये बैलेड का डेवलपमेंट पाया गया है। फ्रॉम विच शेक्सपियर प्ले द फेमस लाइन डिड माई हार्ट लव टिल नाउ ओ शेयर इट फॉर नेवर आई हैव सॉ अ ट्रू ब्यूटी अंटिल दिस? तो दिस वाज, आई थिंक, जो पोएम है ये रोमियो एंड जूलियट में फेमस लाइन आई हुई है। व्हाट इज द पोएम कॉल्ड whose फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच लाइन इज स्पेल आउट अ वर्ड? कौन सी ऐसी पोएम है जिसका एक जो फर्स्ट लेटर है वो एक वर्ड को स्पेल आउट करता है, यानी ओपनिंग में किया जाता है? तो इस पोएम को हम एक्रोस्टिक कहते हैं। देन ओल्ड लैंग साइनी इज अ फेमस पोएम बाय होम? ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? तो दिस पोएम वाज रिटन बाय रॉबर्ट बर्न्स। हाउ हैड द स्टीफन डन बीन डिस्क्राइब्ड इन ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू द 20th सेंचुरी? तो स्टीफन डन को ऑक्सफोर्ड कंपेनियन के द्वारा पोएट ऑफ द मिडिलनेस के नाम से जाना जाता है। द कैम्ब्रिज स्कूल्स किस समय के लिए रेफर किया गया है? तो कैम्ब्रिज स्कूल 1960 के दौर में जिन लोगों ने डेवलपमेंट किया है पोएट्री का, उनके लिए कहा गया है। मार्गरेट अटेवुड वॉज बॉर्न इन द कैनेडियन सिटी? तो मार्गरेट अटेवुड कैनेडियन सिटी में ओटावा में डेवलप हुई थी। ये इनका बर्थ प्लेस है। Which of the following word describe the prevailing attitude of high modern literature? तो अगर हम करेंट मॉडर्न लिटरेचर की बात करें तो हमें यहाँ पर स्केप्टियल मॉडर्न लिटरेचर मिलता है एंड इम्प्रेशनिस्टिक मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वेल्स पोएट रोट अंडर मिल्क वुड? ये अंडर मिल्क वुड किसके द्वारा लिखा गया है? तो डायलन थॉमस द्वारा ये पोएम लिखी गई है। हु रोट कैंटरबरी टेल्स? जेफरी चॉसर रोट कैंटरबरी टेल्स, अर्लीस्ट पोएट्री है ये इनकी। हु रोट द हाउंड्स ऑफ द बार्कविक बैस्कर वाइल्स? ये जो नॉवेल है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नॉवेल हमारे ऑथर कैनन डॉयल द्वारा लिखा गया है। विलियम शेक्सपियर इज नॉट अ ऑथर ऑफ टाइटस एड्रोनिकस, इनकी वो थी टेमिंग ऑफ द शू थी। व्हाइट डेविल इनका नॉवेल ड्रामा नहीं है, इसलिए यही सही हो जाएगा। हैमलेट इनका ड्रामा है। नेक्स्ट है, इन द लेट 20th सेंचुरी प्ले रिटन बाय अ वुमन? कौन सा प्ले है जो एक औरत के द्वारा से अभी मॉडर्न सेंचुरी में लिखा गया है? तो मॉडर्न सेंचुरी में जो इनके द्वारा लिखा गया प्ले है वो आपका होम्स कमिंग प्ले है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर रोट द हिस्टोरिकल नॉवेल? कौन सा व्यक्ति था जो हिस्टोरिकल नॉवेल लिखा करता था? तो हिस्टोरिकल नॉवेल लिखने वाले जो पर्सन है वो सर वॉल्टर स्कॉट और मारिया एगरवर्थ हैं। नेक्स्ट, हु रोट द 10 लिटिल निगर्स? तो 10 लिटिल निगर्स जो आपका एक ड्रामा है ये अगाथा क्रिस्टी के द्वारा लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थॉमस हार्डीज बुक? तो थॉमस हार्डी जो कि एक प्रॉब्लम प्ले के लिए या सोशल प्ले के लिए जाने जाते हैं, तो इनके द्वारा लिखे गए जो इनमें पोइट में हैं, किन ड्रामा को देखें तो यहाँ पर हमें थॉमस हार्डी के रिटर्न ऑफ द नेटिव क्लियर है, चैलोटी क्लियर है, ये पुअर मैन एंड द लेडी ये इनके द्वारा रिटर्न नहीं है, ये ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज
क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ द जॉन कीट्स? एंटीमियन इनका है, सम लेडीज एंड होप। आई थिंक इनके द्वारा लिखा हुआ जो नॉवेल, यहाँ पे पोयम चूंकि जॉन कीट्स लिखते थे तो यहाँ पर एंटीमियन भी इन्होंने लिखा, टू सम लेडीज भी लिखी है, एट द होप भी लिखी है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर डेथ एंड द वुमेन वाइन एंड स्नफ, ये पोएम्स हैं, और ये पोएम्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये सारी की सारी पोएम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी हुई हैं। ऑन द मैन फर्स्ट ओबीडियंस डिड द फ्रूट ऑफ द फॉल, मिल्टन की पैराडाइज लास्ट का ये एक्सट्रैक्ट है, और ये ओपन लाइन है मिल्टन की पैराडाइज लास्ट की। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द ईयर, तो विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है 1564 में हुआ है, और ये 23 अप्रैल है, और इनका 1626 में डेथ है। नेक्स्ट, which of the following is not a Shakespearean tragedy? Titus Andronicus, Macbeth, Othello. I think these all are the Shakespearean tragedy. So हम none of the above को टिक करेंगे क्योंकि ये सारी की सारी सही हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा none of the above. Who wrote Winter's Tale? Winter's Tale is also written by William Shakespeare. Who is different? What is difference between the simile and the metaphor? So simile. So what is the difference between simile and metaphor? No difference is there, and referring the same things. Question 1, this is correct. Last one, simile is more deceptive. Third one, C, simile uses like so as to make comparison and metaphor does not. Option C सही हो जाएगा. What is the word? A play on a words. क्या कहा जाए? अगर हम किसी चीज को एक शब्द में देखें, या फिर प्ले ऑन वर्ड्स की बात करें, तो अगर एक शब्द में हम चीजों को बदल रहे हैं तो ये हम पन कहलाता है. Which represent the example of alliteration? Peter, pipe, pig, paper. This one is alliteration. What is the imitation of the natural sound from the one words? अगर हम नेचुरल साउंड को इमिटेशन पे देखें तो ये हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? तो जब हमारे साउंड सजेशन आएगा तो ओनोमेटोपोइया होगा. द थीम इज मेन पॉइंट वेयर द राइटर वांट टू ट्राइंग टू मेक इट ऑन इट्स सब्जेक्ट. कंक्रीट ऑन दीज एलिमेंट्स व्हेन द राइटिंग ऑफ गुड पोएम. क्या चीज़ें होनी चाहिए जबकि आप एक अच्छी पोएम लिखना चाहते हैं? तो एक अच्छी पोएम लिखने के लिए आपको थीम चाहिए होगा, पर्पज चाहिए होगा, फॉर्म्स एंड मूड चाहिए होगा. तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए होंगी. नेक्स्ट है विच ऑफ द पोएट्री विच इज़ नॉट अ पोएट्री. तो ये इपिक, बैलेड एंड सोनेट इज अ पोएट्री बट टेल इज नॉट अ पोएट्री. सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोवर्ब. तो कौन सी चीज एग्जाम्पल है एक प्रोवर्ब का? सो विच ऑफ द एग्जाम्पल इज अ प्रोवर्ब. प्रोवर्ब क्या होता है? जो कि हमें हमेशा एक स्टेटमेंट के रूप में जाता है. गेट अ स्टेक इन योर बिजनेस, तो ये हमारा प्रोवर्ब नहीं है. यहाँ पर अगर आप प्रोवर्ब को देखें तो यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू. तुम अपना खुद का केक बना करके नहीं खा सकते, यानी अपने प्लान खुद सक्सेसफुल नहीं कर सकते. इन विच इज एग्जैगरेशन. हाइपरबोल को हम एग्जैगरेशन के रूप में जानते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएट. Which of the following is not a poet? William Shakespeare is a poet. Emily Dickinson is a poet. So, this Terry Sarler is not a poet. Who has defined the poetry as a fundamental creative and using language? Poetry को एक fundamental creative और using a language के रूप में किसने डिस्कस किया है? तो ये हमारे डायलन थॉमस हैं. What is sonnet? तो sonnet is a poem of 14 line. ये हमेशा ध्यान रखेंगे, 14 लाइन की पोएम होती है ये, और ये दो तरीके की होती है, जिसमें कि विलियम मिल्टैनिक सोनेट है और शेक्सपियरन सोनेट है. मिल्टैनिक सोनेट में चार 3 पैराग्राफ होते हैं 4 लाइनों की, जिन्हें कि हम क्वार्टराइंस बोलते हैं, और लास्ट की 2 लाइन्स जो होती हैं वो कॉपुलेट कहलाती हैं. जबकि जो मिल्टैनिक सोनेट है, जो शेक्सपियरन सोनेट है, शेक्सपियरन सोनेट में 4 की 2 पैराग्राफ होंगे और 6 लाइन का 1 पैराग्राफ होगा, जिसे हम सेस्टेट बोलेंगे. What is the study matter of the rhythm, meter, intonation of the poem is called? अगर हम पोएम की रिदम, मेंटोनेशन और राइमिंग स्कीम को देखेंगे तो हम पोएम के किस पार्ट को स्टडी कर रहे हैं? तो हम पोएट प्रोसोडी को स्टडी कर रहे होते हैं. विच ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इज रिटन इन अ स्टेटमेंट एग्जैगरेटेड इन अ पोएम? दैट इज अ hyperbole. There was I were aware in thy true love and I was riding by. Couplet from the bailiff daughter of the Islington. This figure of speech is used in this स्टेटमेंट और दिस फिगर. तो यहाँ पे हम साइनेक डॉग को यूज कर रहे हैं. साइनेक डॉग वो चीज़ होती है जहाँ पर कि हम किसी एक पॉइंट को लेकर के बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं. विच कल्चर इज नोन फॉर द लॉन्ग एंड राइमिंग पोएट्री वर्सेस नोन एज अ क्वासिडस. क्वासिडस जो पोएट्रीज के राइमिंग कल्चर्स हैं, ये अरेबिक पोएट्री के रूप में जाने जाते हैं. कंप्लीट दिस शेक्सपियरन लाइन, लेट मी नॉट मैरिज टू द ट्रू माइंड्स ब्रिंग. ये जो पोएम है ये किस चीज़ को लाती है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इम्पेडिमेंट्स को लाती है, इम्पेडिमेंट्स को ख़त्म करने की कोशिश करती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जापानीज पोएटिक फॉर्म. तो जापानीज पोएटिक फॉर्म को अगर हम देखें तो इनमें से जो जर्निस्टी
है, ये एक जापानीज पोएटिक फॉर्म है। विच इज द टाइटल ऑफ द पोएम बिगिंस व्हाट इज द लाइफ इज द फुल ऑफ केयर इफ वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। यहाँ पर ये किस तरीके की पोएम है, तो ये जो पोएम है ये किस मूड को ला रही है, तो ये लेजर को ला रही है और लेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंग्लिश पोएट, इंग्लिश पोएट कौन इनमें से नहीं है, तो विक्टर ह्यूगो इज नॉट अ इंग्लिश पोएट, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप, जॉन मिल्टन एंड एस.टी. कॉलरिज हैं। Who was the man called the romantic poet as well as the most poet of his most poems revolved around the nature। तो ये जो रोमांटिक पोएट था और नेचर के अगेंस्ट लिखता था ये विलियम वर्ड्सवर्थ है। फनी पोएम ऑफ द फाइन लाइन ऑफ द ईच, एक पैराग्राफ जो 5 लाइन का होता है वो लाइमरिक कहलाता है। एंड हाउ डिड W.H. ऑर्डन पोएट्री डिस्क्राइब, ऑर्डन की पोएट्री को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये गेम ऑफ नॉलेज के रूप में। सैसून एंड द ब्रूक रोट द व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री, ये राइटर्स थे और इनकी पोएट्री का तरीका पूछा गया है। तो ये जो लोग थे ये वॉर पोएम राइट करने के लिए, कंपोज करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वेयर डिड T.S. इलियट स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड, T.S. इलियट ने अपने बचपन के दिन कहाँ पर बिताए थे, तो इन्होंने सेंट लुइस के पास अपने बचपन के दिन बिताए थे। टेड हक्स वाज मैरिड टू विच अमेरिकन पोएटेस, टेड हैक्स की जो मैरिज है वो किसके साथ की गई थी, तो ये सिल्विया प्लैथ के साथ की गई है। तो ये बात याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पीछे से पूछा जा सकता है कि सिल्विया पैथ ने किसके साथ शादी की थी, तो याद रखेंगे सिल्विया पैथ एक अमेरिकन पोएटेस थी जिन्होंने टेड हैक्स से शादी की थी। एंड नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वाज रॉबर्ट ब्रूक एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, रॉबर्ट ब्रूक की जब डेथ हुई है तो वो उस समय कितनी एज के थे, तो ही वाज एट द एज ऑफ 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट डिड फॉर्म द डेलियन थॉमस अंडर द मिल्कवुड फर्स्ट बिकेम नोन, तो जो किस तरीके के फॉर्म में थॉमस डेलियन की पहली पोएम अंडर मिल्कवुड फेमस हुई थी, तो ये जो पोएम है ये पोएम एक रेडियो प्ले के रूप में जानी गई थी। नेक्स्ट है मैगजीन कंटेम्पररी पोएट्री एंड प्रोज वाज इंस्पायर्ड बाय विच एग्जीबिशन, ये प्रोज एंड पोएट्री की ये मैगजीन किस तरीके की एग्जीबिशन से इंस्पायर्ड थी, तो ये हमारी सरलेस्ट एग्जीबिशन के नाम से एक एग्जीबिशन हुआ करती थी जहां पर पोएट जो उस समय के जितने भी पोएट और पोएट्रीज राइटर थे उनके बारे में डिस्कस करती है। व्हाई डिड पोएट्री क्वार्टरली इज पब्लिकेशन इन 1953, तो जो क्वार्टरली पोएट्री क्वार्टरली ये सीज पब्लिकेशन इन 1953 में, ये जो पब्लिकेशन था ये क्यों बंद हो गया था, तो इसके बंद होने का रीजन था कि इसकी जो सेल्स थी वो फॉल हो गई थी, इसकी डिमांड कम हो गई थी। एल्डस हक्सले वाज द पोएट, ग्रेजुएशन में एल्डस हक्सले का पैकिंग नाम से एक नॉवेल आपने पढ़ा होगा। व्हाट वाज द बेटर नोन फॉर हिज, तो ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो मैंने पहले ही आपको इस बात का हिंट दे दिया है कि एल्डस हक्सले नॉवेल लिखते थे इसलिए इन्हें नॉवेलिस्ट कहा जाता है। फ्रॉम विच पोएट इट वाज सेड इवन इफ ही इज नॉट अ ग्रेट पोएट ही इज सर्टेनली अ ग्रेट समथिंग, अगर उस वो भले ही कोई ग्रेट पोएट नहीं था लेकिन फिर भी उसने बहुत कुछ ग्रेट कहा है, तो ये बात रुडयार्ड किपलिंग के लिए कही गई है। Which of these is a magnum opus of Chaucer? Magnum opus, चौसर का magnum opus क्या माना जाता है, यानी चौसर महोदय ने किस चीज को magnum opus कहा, या उनका कौन सा क्रिएशन magnum opus कहा जाता है। Most famous work of the writer is known as a magnum opus and this was known as a house of fame in the sense of Geoffrey Chaucer. Next, in which language the story of the Canterbury Tale has been written? तो Canterbury Tale has been written in the लैंग्वेज ऑफ मिडिल इंग्लिश, जिसको लंदन मिडलैंड डायलेक्ट के नाम से जाना जाता है। चौसर्स फ्रैंकलिन वाज द गिल्टी ऑफ विच सिन, तो जो फ्रैंकलिन जो कि वहाँ पर जो कैंटरबरी टेल्स में उनके जो पिलग्रिमिस्ट थे, जो कुछ मेंबर्स थे जो पिलग्रिम के लिए जा रहे थे, वहाँ पर ये फ्रैंकलिन नाम की एक लेडी थी, वो किस बात की उसके लिए जानी जाती थी, तो इसे ग्लूटनी ज्यादा खाने के लिए जाना जाता है। हाउ मेनी लैंग्वेज डिड चौसर न्यू, चौसर कितनी तरीके की लैंग्वेजेस को जानते थे, तो चौसर 4 लैंग्वेजेस के ओनर थे, 4 लैंग्वेजेस उनको पता थी। एंड फ्रॉम विच नेम चौसर हैज बीन ड्रिवन, चौसर किस लैंग्वेज से आया है, तो चौसर हैज बीन ड्रिवन फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज। वेयर डिड चौसर बरी, चौसर की डेथ के बाद उनकी बरियल कहाँ पर की गई है, तो ये वेस्टमिनिस्टर अभी में इनको दफनाया गया था, इसलिए हम ऑप्शन ए सही करेंगे। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे सो वी, अब यहाँ पर ये आपका ग्रामर सेक्शन आ जाता है। कल बारिश हो रही थी तो वी कुड नॉट गो आउट या वी डिड नॉट गो होगा, तो यहाँ पर देखिए वुड नॉट गॉन, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। डिड नॉट वेंट हो नहीं सकता, आई कुड नॉट गो हो नहीं सकता क्योंकि फ्यूचर होता है, डिड नॉट गो होगा, तो हम बाहर नहीं गए। इस तरीके से प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के तहत आप ग्रामर सेक्शन को सॉल्व करेंगे, ये बात याद रखेंगे। ग्रामर सेक्शन में कौन सा सही है लगाने से पहले आपको ये देखना है कि कौन से गलत हैं। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन, आई व्हाट वाज हैपनिंग, मैं क्या डैश डैश
क्या हो रहा है इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सका, तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, इसका मेन सेंटेंस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो अगला क्वेश्चन है इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करोगे यू विल गेट गुड मार्क्स होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा कंडीशनल सेंटेंस है ये कौन से सेंटेंस है, कंडीशनल, और कंडीशनल से रिलेटेड एक वीडियो ये हमने डाला है। आप इस सेंटेंस से कंडीशनल की चारों फॉर्म जो कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 होते हैं उनको आप प्रॉपर्ली अंडरस्टूड कर सकते हैं, प्रॉपर्ली उनको देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप देख लें जिससे कि आप अपनी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा बना सकें। नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस है इफ यू, अब ये देखिए वर्कड हार्ड होगा, यहां पर इफ यू हैड वर्कड हार्ड, ये देखिए टाइप 2 आया तो यहां पर हैड वर्क हो जाए, हैड के साथ वर्क नहीं होगा, ये गलत है। हैड वर्कड, अगर आपने किया होता यू वुड हैव पास्ड, तो यहां पर आपका डी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इफ द कैमरा वॉज वर्किंग, अगर कैमरा सही काम कर रहा होता तो हम क्या कर सकते थे, वी कुड मेक अ मूवी, तो हम एक मूवी बना सकते थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एमा वॉज गेटिंग आउट ऑफ कार होगा, जब कभी कोई व्यक्ति कहीं से बाहर आएगा तो आएगा उसके लिए आउट ऑफ आता है। नियर द लंदन आई देयर इज अ ब्रिज, और ब्रिज किस पर होगा, ओवर द, ब्रिज कहां पर होगा, ओवर, तो ब्रिज ओवर होता है इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असमत इज फॉलिंग, कहां से गिर रहा है, फ्रॉम हाउस, हॉर्स कहां से गिर रहा है, या ऑफ हॉर्स, तो ध्यान रखना फेल ऑफ होता है, जब कभी भी कोई व्यक्ति कहीं से गिरता है तो फेल ऑफ आएगा। ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन, अब कहां पर देख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, तो दो है ना, तो यहां पर ऑप्शन यहां पर आ जाता है, वहां पे आइदर आता है, बोथ भी आ सकता है, तो इसलिए आपको इस बात के लिए समझना है कि वो किस तरीके से जॉब के बारे में सोच रहा है, तो आइदर यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि दोनों में से एक उसको चाहिए। दे कुड सेव मनी इफ दे बॉट, अब कैसा फर्नीचर, वो कुड सेव मनी, अगर उन्होंने पैसा बचाया होता, अगर उन्होंने खरीदा होता, कैसा, इकोनॉमिकल फर्नीचर, सस्ता फर्नीचर खरीदा होता। एडजेक्टिव हो जाएगा आई मस्ट गेट द मार्केट बिफोर, मुझे मार्केट जाना होगा, इफ इट इज, बिफोर इट, अब मार्केट में कब जाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा इसके पहले कि मार्केट क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। आई मस्ट गेट टू द मार्केट बिफोर इट क्या हो जाए, हैज क्लोज्ड, इसके पहले कि ये बंद हो जाए मुझे जाना होगा। वन डे पीपल, अब ये क्या होगा, विल ट्रेवल, यात्रा करेंगे कहां की, मून की, तो यहां पर क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा नजीब जिम दिस इवनिंग, तो क्या होगा, नजीब जिम जा रहा है तो इज गोइंग टू होगा। आप ध्यान रखिएगा एमा लिव्स इन द ब्राइटन, अब डैश आ गया ना, रहती है कहां पे, ब्राइटन पे, और जब ये रहती है तो इसको हम क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं, निगेटिव बनेगा, लिप्स है तो डजंट सी होगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दे विल नॉट कम हियर, वो यहां नहीं आएंगे, विल दे, निगेटिव का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द न्यूली इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये डी हो जाएगा। आवर टीम प्लेड, कैसी, कैसे खेली, बैडली खेली, एडवर्ब क्लास है। फातिमा इज नॉट एट होम एट द मोमेंट, शी, अब क्या होगा, घर पर नहीं है तो वो क्या कर रही है, फातिमा क्या कर रही है, इस चीज को आपको फाइंड आउट करना होगा, तो सी इज एट वर्क हो जाएगा। ठीक है, आप ग्रामर को समझते जाइएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है किसी सेंटेंस को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फातिमा, उमा एंड आई, अब यहां पर ध्यान रखिएगा हम लोग प्लूरल हो जाएंगे तो आर हो जाएगा, यहाँ पे आई माई मोबाइल फोन स्टरडे, तो मैंने कल अपना मोबाइल खो दिया है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, एमवी सेकंड आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑन दिस लाइन बिफोर आई रियलाइज्ड माय मिस्टेक, तो क्या हो जाएगा, इस लाइन पर काम करते हुए मैंने अपनी लाइन को उसको मिस्टेक किया, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन वर्किंग ऑन दिस लाइन आई रियलाइज्ड माय मिस्टेक, तो काम करते हुए। द डॉक्टर अब क्या कर रहे हैं, एन ऑपरेशन, तो वो क्या कर चुके हैं, परफॉर्म्ड, या परफॉर्म करते हैं, या करेंगे, या कर चुके हैं, क्या सेंटेंस आएगा, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर परफॉर्म्ड एट अ ऑपरेशन, कर चुके हैं, ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड हो नहीं सकता, अब देखिए ये इज परफॉर्म्ड हो नहीं सकता क्योंकि पैसिव वॉइस है, डॉक्टर के साथ डू आ नहीं सकता क्योंकि डज आता है, डन हो नहीं सकता क्योंकि इज एम आर वॉज वर है नहीं, केवल परफॉर्म्ड ऑप्शन है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुड वी एक्सेप्ट द ऑफर, तो यहाँ पे वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, अब यहाँ पे क्या आएगा सेंटेंस, देखिए सेंटेंस को फिल करेंगे तो क्या आएगा, थिंक, सोचिए, शुड डबल हो नहीं सकता,
विल थिंक हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, वुड हो नहीं सकता, पास्ट हो जाएगा। वी रेस्टेड, अब कहां पर हमने वो रेस्ट किया, अंडर द शेड ऑफ द ट्री हो जाएगा। इन होता नहीं क्योंकि इन में होता है, आर सेल्फ होगा नहीं, आर सेल्फ अंडर होगा नहीं, तो केवल बी ऑप्शन सही होगा। वी शुड बी असेम्ड ऑफ शर्मिंदा होना होता है। व्हेन आई वाज इन ट्रबल देयर वाज, जब मैं ट्रबल में था तो वहां पे क्या था, देयर वाज। अब इसको अगर हम पॉजिटिव माने तो वहां पे कोई था, और अगर हम निगेटिव माने तो देयर वाज नो वन टू हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट ही सेज, तो लिसन टू होगा, हियर टू नहीं होता है, लिसन हियर हो नहीं सकता, हियर टू होता नहीं है, लिसन टू होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाइदर ही नॉर हिज सर्वेंट, ना तो वह ना उसके नौकर, अब यहाँ पे सर्वेंट्स आ चुका है इसलिए प्लूरल फॉर्म होगा, हैव लेफ्ट होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखेंगे। नाउ अ डे सी इज ड्राइविंग बोर्ड टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, नाउ डे सी हर ड्राइंग बोर्ड टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, वो आज के दिनों में क्या करती है, लाती है, कैरिड, कैरीज होगा, कैरिड नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है ही फ्रेंड्स हैज कम, तो या तो वो या उसके दोस्त, तो और हिज फ्रेंड। अब यहां पर देखिए यहां बाद में हैज लगा है, इसका मतलब क्या है कि ही के साथ उसके फ्रेंड्स के साथ जो सीक्वेंस ऑफ टेंस का सेंटेंस है वहां पे आ जाएगा, तो यहां पे अलोंग विद हिज आएगा, तो यहाँ पे अलोंग विद हिज फ्रेंड ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटी इज नॉन ह्यूमन थिंग्स, अब यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी करना नॉन ह्यूमन थिंग्स है, तो ये चीज जो है ये क्या कहला रही है, अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, ये कैसा सेंटेंस है, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन figure of speech है। तो in this way we have completed the grammar section of English pedagogy. Kindly do your work sincerely and hope for the best. I will try my best to provide you the best guidance and best content. Keep on watching, keep on reading. Thank you.